स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं देवांगन सर आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रत्यावर्ती धारा। कक्षा 12वीं से प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या होते हैं, दोनों में क्या प्रॉपर्टीज होती है। साथ में हमने प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और आभासी मान के बारे में बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल किस प्रकार निकाला जाता है और वर्ग माध्यम मूल मान और धारा के शिखर मान में क्या संबंध होता है। चलिए आज हम आपको बताएंगे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ के बारे में बताएंगे। और विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ में बताने के पहले हम आपको आज बताएंगे कि धारा की अग्रता पश्चता क्या होता है। साथ ही हम उसके फ्रेजर आरेख और कला आरेख किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो आइए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो को, पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हम आपको आपके वीडियो के देखिए स्क्रीन में लेफ्ट साइड में एक आई बटन दे रहे हैं। इस आई बटन द्वारा टच करके आप हमारे पुराने वीडियो पर जा सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रत्यावर्ती धारा की अग्रता एवं पश्चता। तो चलिए हम सबसे पहले धारा की अग्रता पर बात करते हैं। धारा प्रत्यावर्ती धारा में धारा अग्रगामी कब कहलाता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको परिभाषा में लिख दिया है। हम प्रत्यावर्ती धारा की अग्रता अर्थात इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं लीडिंग अप अल्टरनेट करंट। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान वोल्टेज के अधिकतम होने के पहले अधिकतम हो जाता है। यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान वोल्टेज के अधिकतम होने के पहले ही अधिकतम हो जाता है तो धारा को वोल्टेज से अग्रगामी कहलाता है या धारा वोल्टेज से अग्रगामी कहलाता है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा वोल्टेज से अग्रगामी है तब धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर यदि फाई हो, तो अग्रगामी तभी होता है जब दोनों के बीच में कलांतर होता है। और कलांतर यदि फाई हो तो I = I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। देखिए यहाँ फाई हमारा आगे है तो यहाँ पर आ जाएगा V = V0 sin ओमेगा टी। क्योंकि ये हमारा आगे है इसलिए फाई को हम आगे दर्शाए हैं। हम इसको यदि ओमेगा टी से दर्शाते हैं I = I0 ओमेगा टी, तो ये क्या होता है, फाई कला पीछे हो जाता है। इस प्रकार के दोनों समीकरण या तो ये ऐसा लिखेंगे I = I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, तो V = V0 sin ओमेगा टी लिखना पड़ेगा। और यदि I = I0 sin ओमेगा टी लिखते हैं तो V = V0 sin ओमेगा टी माइनस फाई लिखना पड़ेगा। इसको ग्राफी रूप में इस प्रकार से भी हम दर्शा सकते हैं। यदि हमारा ये धारा है, धारा का ग्राफ है, और दूसरा वाला ये हमारा वोल्टेज का यदि हमारा ग्राफ है, तो देख लेते हैं धारा सबसे पहले आगे हो जाता है, मतलब यह अपना शीर्ष मान प्राप्त कर लेता है, उच्चतम मान प्राप्त कर लेता है। उसके बाद वोल्टेज उच्चतम मान प्राप्त करता है। यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चल जा रहा था। यहाँ पर ओमेगा टी से प्लस फाई यहाँ पर आगे है, तो प्लस फाई आगे के लिए इस प्रकार दर्शाता है। इस प्रकार ये हमारा वोल्टेज के लिए हमारा होगा और ये हमारा धारा के लिए ग्राफ होगा। हमेशा धारा उच्चतम मान वोल्टेज से पहले प्राप्त करता है, उसी प्रकार न्यूनतम मान भी वोल्टेज से पहले प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हम धारा इस प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा में धारा को परिपथ से अग्रगामी कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि धारा वोल्टेज से पश्चगामी कब होता है। चलिए अब देखते हैं धारा की पश्चता। धारा की पश्चता क्या होता है, जिसको हम लैगिंग ऑफ अल्टरनेट करंट भी कह सकते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान वोल्टेज के अधिकतम होने के बाद अधिकतम होता है, अर्थात धारा के शिखर मान वोल्टेज के शिखर मान के बाद हमको प्राप्त होता है, तो धारा को वोल्टेज से पीछे या पश्चगामी कहते हैं। तब हमारा ऐसे धारा को पश्चगामी धारा या लैगिंग करंट कहते हैं। इस प्रकार यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा में धारा पश्चगामी है, धारा वोल्टेज से पश्चगामी है एवं धारा वोल्टेज के बीच में कलांतर फाई हो, तब हम I = I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई। देखिए हम यहाँ पर हमारा धारा पश्चगामी है इसलिए ओमेगा टी माइनस फाई करेंगे तो V = V0 sin ओमेगा टी हो जाता है। और यदि हम इसको साइन ओमेगा टी से दर्शाते हैं तो V = V0 sin ओमेगा टी प्लस फाई हो जाता है। इस प्रकार अगर हमारा धारा वोल्टेज से पश्चगामी है और 5 डिग्री हमारा पीछे चलता है, तो उसका ग्राफीय
रिप्रेजेंटेशन, ग्राफी रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर हम आप देख रहे हैं कि ये अगर हमारा जो वोल्टेज का अगर ग्राफ है तो वोल्टेज का मान यहाँ पर जो है अधिकतम होता है, वोल्टेज का मान यहाँ पर हमारा जो है अधिकतम हो रहा है, तो इसके अधिकतम होने के पश्चात जो है धारा का मान यहाँ पर हमारा जो है अधिकतम होता है। और उसी प्रकार वोल्टेज का मान जब न्यूनतम वोल्टेज का पूरा न्यूनतम प्राप्त होने के बाद जो है धारा का मान न्यूनतम जो है प्राप्त होता है। इस प्रकार के धारा को हम जो है पश्चगामी धारा कहते हैं। एक चीज और है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज हमेशा जो है दोनों की आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी दोनों की समान होती है। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग हो, फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है समान होता है। ये हो सकता है कि धारा अग्रगामी या धारा जो है पश्चगामी हो सकता है। ये जो है आप देखते हैं हम आगे फेजर आरेख क्या है। फेजर आरेख क्या होता है, जिसको हम जो है क्या है, एक ही आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टेज, एक ही आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं प्रत्यावर्ती धारा जिनके मध्य जो है कलांतर फाई हो को फेजर के रूप में दर्शाने वाले जो है आरेख को हम जो है फेजर आरेख कहते हैं। फेजर के रूप में कैसे दर्शाएं? फेज मतलब होता है कलांतर के रूप में दर्शाना। कलांतर के रूप में जैसे है हमारा जो है जो आता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दी कलांतर फाइव है, और V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी ये आता है। तो ये जो फलन है साइन टी, ये दोनों हमारे जो है क्या कराते हैं, वृत्ति फलन है। यदि इस वृत्ति फलन के किसी भी बिंदु से हम जो y अक्ष पर प्रक्षेप डालें, प्रक्षेप मतलब होता है छाया, इस प्रक्षेप डालें तो इस प्रक्षेप के मान को, इस छाया को हम जो बोलते हैं फेजर बोलते हैं या फेज बोलते हैं। तो ये छाया में कितना अंतर है, ठीक है, हम ये निकालते हैं। तो जब भी हम कोई बनाना रहेगा तो जैसे यहाँ पर है, यदि को हमारा वोल्टेज जो है यहाँ पर ओमेगा टी करता है और यहाँ पर धारा हमारा जो है ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो इसको यहाँ से प्रक्षेप डाल देंगे और इसको बी को जो है ये वी के लिए है, आई के लिए है, दोनों को हमारा जो है इस प्रकार से प्रक्षेप डाल देंगे। तो इस प्रकार के आरेख को हम जो है क्या बोलते हैं, फेजर आरेख कहते हैं। इसको हमारा जो है फेजर आरेख बनाते समय वृत्त बनाने की जरूरत नहीं है, केवल जो है उनके बीच में हमको अंतर बताना है। ये ओमेगा टी हमारा जो है अगर कोण धारण करता है किसी क्षण वी जो है, तो आई हमारा जो है ओमेगा टी प्लस फाइव करेगा, और केवल हम जो है इस प्रकार से इसका छाया वाई अक्ष में उसका हम जो है केवल छाया बनाते हैं। यही हमारा जो है फेजर आरेख होता है। चलिए अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो प्रतिरोध होता है, क्या कभी कभी इसको प्रतिरोध कहते हैं, कभी कभी इसको प्रतिघात कहते हैं और कभी कभी इसको प्रतिबाधा कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के परिपथ होते हैं, किस प्रकार करते हैं चलिए देखते हैं। चलिए प्रतिवर्ती धारा के जो है प्रतिवर्ती धारा, विभिन्न प्रकार की प्रतिवर्ती धारा में प्रतिरोध, प्रतिघात एवं प्रतिबाधा जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए प्रतिवर्ती धारा परिपथ में चालक के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया, चालक द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चालक के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है, इस अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, जिसको हम जो है R से शो कर सकते हैं। ये सामान्य प्रतिरोध है। इस प्रकार के जो है प्रतिरोध को हम जो है ओमी प्रतिरोध भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है प्रतिघात। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण कुंडली या क्या होता है संधारित्र, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली या संधारित्र उपस्थित हो, तब जो है परिपथ के प्रतिरोध को या परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को या प्रभावी अवरोध को प्रतिघात या फिर रिएक्टेंस कहते हैं। इसे हम जो है कैपिटल एक्स शो करते हैं। दूसरा चीज है, यदि जो परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली उपस्थित है, केवल प्रेरण कुंडली, तब उस जो है परिपथ के प्रतिरोध को हम जो है XL से शो करते हैं या फिर प्रतिघात को XL से शो करते हैं। और दूसरा है, यदि जो है उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र उपस्थित है, तब उसके जो है प्रतिघात को हम जो है XC से शो करते हैं। चलिए तीसरा चीज हमारा होता है प्रतिबाधा, जिसको हम जो है इम्पीडेंस भी कहते हैं। इम्पीडेंस तो क्या है, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पहला ओमी प्रतिरोध,
दूसरा हमारा वो होता है प्रेरण कुंडली, और तीसरा जो होता है संधारित्र। इनमें से कम दो उपस्थित हो, कम से कम तीनों में से कम दो उपस्थित हो या तीनों उपस्थित हो, तब जो है परिपथ के प्रभावी जो प्रतिरोध होता है उसको हम जो है प्रतिबाधा कहते हैं। इस प्रतिबाधा को हम जो है जेड से दर्शाते हैं। इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के जो परिपथ होते हैं उसके अवरोध को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ किस प्रकार बनता है और किस प्रकार जो है उसमें प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात ज्ञात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल जो है ओमी प्रतिरोध उपस्थित रहता है। तो क्या है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें ओमी प्रतिरोध उत्पन्न हो, इस प्रकार के परिपथ ऐसे जो है चित्र में दर्शाते हैं। ये हमारा जो ओमी प्रतिरोध आर है जिसके सिरों के बीच में हमने जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो है हमने लगाया है। तो यह प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज जो है उसको आरोपित कर दिए हैं। मान लेते हैं किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उपस्थित ओमी प्रतिरोध के सिरों पर V वोल्टेज लगाया जाता है। यहाँ पर हम जो है V वोल्टेज लगाएं किसी क्षण t पर, तो इस क्षण t पर V वोल्टेज है तो V का समीकरण क्या होता है, V = sin ओमेगा t हो जाता है। यदि इसी क्षण ओमी प्रतिरोध, इस प्रतिरोध R में जो बहने वाली धारा यदि I हो, ये धारा I इस प्रतिरोध में बह रहा है, तब हम जानते हैं ओम के नियम से I बराबर क्या हो जाता है, V/R होता है। V का मान यहाँ पर समीकरण 1 से रख देते हैं, V0 sin ओमेगा t बटा R हो जाएगा। V0/R को हम जो है I लिखते हैं, जहां पर V0/R क्या होता है, धारा का शिखर मान होता है। इस प्रकार हमारा I बराबर I0 sin ओमेगा t प्राप्त होता है। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 पर देखने पर चलता है कि यहाँ पर भी sin ओमेगा t का कला ओमेगा t है और यहाँ पर भी sin ओमेगा t का कला ओमेगा t है। इस प्रकार वोल्टेज V और धारा I दोनों के बीच में कलांतर हमारा अर्थात कला में अंतर अर्थात कोण में अंतर हमारा जो है शून्य हो जाता है। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ओमी प्रतिरोध वाले परिपथ में वोल्टेज V एवं धारा I के मध्य कलांतर 0 होता है। इस प्रकार के परिपथ के लिए हम जो है फेजर आरेख किस प्रकार से निर्माण करते हैं। इस प्रकार के परिपथ के लिए जो है हम फेजर आरेख देखते हैं। तो फेजर आरेख क्या होता है, चूंकि जो है धारा और वोल्टेज के बीच में कोई कलांतर नहीं है, अर्थात यदि ओमेगा टी कला के साथ में अगर वोल्टेज चल रहा है तो उसी कला के साथ में धारा भी चलेगा। क्योंकि धारा का मान हमारा क्या होता है कि I0 का मान V0/R अर्थात V0 से हमारा कम होता है, इसलिए V0 को ऊपर डिनोट करते हैं और I0 को नीचे डिनोट करते हैं। अब इसके सापेक्ष y अक्ष में जो प्रक्षेप लेते हैं अर्थात जो छाया मिलता है, ये छाया हमारा जो है इसको डिनोट कर देते हैं और यही हमारा जो है फेजर आरेख हो जाता है। I0 का छाया के लिए या I का मान हो जाएगा, V0 छाया के लिए V का मान हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर देख लीजिए यदि हम यहाँ से नापते हैं चूंकि एक कर्ण मिल रहा है तो हमारी ये लंबाई अधिक होता है, इसलिए शिखर मान कराता है और ये जो है हमारा आभासी या तात्क्षणिक जो है मान कराता है। इसी प्रकार कला आरेख दर्शाते हैं तो चूंकि दोनों के बीच में कलांतर शून्य है, इसलिए हमारा जब I0 का मान और V0 दोनों को जो है एक ही दिशा में हम इसमें दर्शा सकते हैं, इसके बीच में कोई कलांतर नहीं होता। चलिए अब हम जो है दूसरे प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ देखते हैं। दूसरे प्रकार के जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में देखते हैं ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ऐसी परिपथ जिसमें केवल जो है धारिता है, धारिता अर्थात जो है केवल संधारित्र जुड़ा है। यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसके साथ में एक संधारित्र के दोनों सिरों को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। यदि किसी क्षण इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र C के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज अगर V है तो V = V0 sin ओमेगा t होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है, मान लो किसी क्षण t में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उपस्थित संधारित्र के सिरों के मध्य लगाया गया वोल्टेज V है, तो हम जानते हैं V = V0 sin ओमेगा t होता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। अब मान लेते हैं उसी क्षण जो है संधारित्र, क्योंकि संधारित्र है और संधारित्र में जैसे ही हम जो है करंट लगाते हैं तो संधारित्र के प्लेटों में जो है आवेश क्या हो जाता है, आ जाता है। यदि उसी क्षण संधारित्र के प्लेट को प्राप्त आवेश यदि हमारा Q है तो क्या हो जाता है, Q = CV होता है। अर्थात अगर हमारा Q है तो हम वो चीज याद करेंगे कि Q आवेश का संबंध किससे है, तो आवेश का संबंध संधारित्र की धारिता C और वोल्टेज या विभवांतर V से होता है। तो Q = CV हो जाएगा। यहाँ पर V पर हम समीकरण 1 से मान रख देंगे तो Q = CV0 sin ओमेगा t हो जाता है।
यहाँ पर हमारा जो है Q इज इक्वल टू सी वी जीरो साइन ओमेगा टी तो हो गया, लेकिन हम जो है अब धारा के साथ इसका जो है कनेक्शन किस प्रकार करें। तो हमारे जानते हैं धारा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, अर्थात विद्युत धारा जो होता है आवेश की दर होता है, आवेश की दर को हम जो है विद्युत धारा कहते हैं। तो हमारा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो गया, डी क्यू बाई डी टी हो गया, क्यू की जगह हम मान रख देंगे सी वी जीरो साइन ओमेगा टी। यहाँ पर क्या है, सी संधारित्र की धारिता है जो निश्चित होता है, वी जीरो क्या है वोल्टेज का शिखर मान, ये भी निश्चित राशि है, मतलब दोनों हमारे जो कांस्टेंट राशि है, तो दोनों को हम जो है बाहर निकाल दिया और केवल साइन ओमेगा टी के सापेक्ष हम जो है अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि साइन ओमेगा टी का जो है एक फलन है और हम जो है टी का फलन है, टी के फलन के सापेक्ष ही हम जो है अवकलन करते हैं, तो साइन ओमेगा टी का हम जो है अवकलन करेंगे। अवकलन में हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी का अवकलन कास ओमेगा टी होता है, और यदि टी के साथ जो भी गुणा है वो उसके साथ में और एक बार और गुणा हो जाता है। जैसे जो है मैं एक एग्जाम्पल आप लोग बता रहा हूँ, जैसे डी बाई डी टी साइन ए टी का जो अवकलन होता है वो होता है कास ए टी गुणित ए हो जाएगा, क्योंकि टी के साथ में यहाँ पर ए का गुणा है तो ए का अलग से हमारा जो है गुणा हमारा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है देखते हैं कि यहाँ पर जो है सी वी जीरो डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी का अवकलन कास ओमेगा टी गुणित ओमेगा हो जाता है, क्योंकि ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति है भी निश्चित होता है, इसलिए ओमेगा को हम जो है सामने ले आते हैं, यह कांस्टेंट राशि है। तो हमारा जो है आई इज इक्वल टू हो जाएगा सी ओमेगा सी वी जीरो गुणित कास ओमेगा टी। अब हमको जो है यदि दोनों जो है धारा और वोल्टेज के मध्य हमको क्या निकालना है, कलांतर ज्ञात करना है, तो इस कास ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी के पदों में हमको लिखना पड़ेगा। और साइन ओमेगा टी के पदों में कैसे लिखते हैं, तो कास 90 क्या है, कास थीटा इज इक्वल होता है साइन 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर जो है ओमेगा सी वी जीरो बराबर हमने जो है आई जीरो लिख दिया, और कास ओमेगा टी की जगह हमने लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री हमारा जो है हो जाता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, जहाँ आई जीरो इज इक्वल टू ओमेगा सी वी जीरो धारा का जो है शिखर मान है, ये हमारे धारा का शिखर मान है, ये हम जो है समीकरण नंबर 3 दे दिए। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 में देखते हैं कि v बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी है, और समीकरण 3 क्या है, I बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, अर्थात धारा जो है पाई बाई टू डिग्री आगे है। अतः हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 3 से स्पष्ट है कि धारा I वोल्टेज V से पाई बाई टू डिग्री अग्रगामी है। अब जो है इसका फेजर आरेख कैसे बनाएं, तो फेजर आरेख के लिए क्या करते हैं, हम जो है एक अक्ष लेते हैं, एक अक्ष हमने लिया, इसको x कर दिए, इसको जो है माइनस x अक्ष कर दिए, और एक जो है y अक्ष लिया, और y अक्ष में के साथ में हमने क्या और बनाया है, यहाँ पर v बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, अर्थात किसी क्षण t पर इसका जो कोण है वो ओमेगा टी है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो है v इस दिशा में जा रहा है, यहाँ पर है ओमेगा टी कोण लिए हुए है, यहाँ पर इसका शिखर मान है, इसका प्रक्षेप कर देंगे तो यहाँ पर y अक्ष में ये मान आ जाएगा v। ठीक जो है इससे 90 डिग्री मतलब इससे लंबवत होना चाहिए, तो लंबवत हमने जो है ये रेखा I खींच दिया, I का प्रक्षेप डाला यथार्थ छाया, ये हमारा जो है I हो गया। ये क्या है, I जीरो मिलेगा शिखर मान का छाया आभासी मान होता है। इस प्रकार से हमारा जो है फेजर आरेख तैयार हो जाता है। उसी प्रकार कला आरेख अगर निकालना चाहें इसका कला आरेख, तो कला आरेख में क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या माना है, v बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, तो v बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी को एक अक्ष के सापेक्ष लेते हैं, एक अक्ष के सापेक्ष ले लेंगे अगर v को, तो हमारा I क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अग्रगामी है, तो ये हमारा जो है लंबवत रेखा में हमारा जो है आ जाएगा, ये इसका शिखर मान है और ये जो है वोल्टेज का शिखर मान है। इस प्रकार से हम जो है फेजर आरेख और कला आरेख बहुत ही आसानी से इसका जो है बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि समीकरण 3 के नीचे है आई जीरो बराबर ओमेगा सी वी जीरो है। अब आई बराबर ओमेगा सी वी जीरो है तो वी जीरो बटा आई जीरो कर देते हैं, अर्थात आई जीरो की त्रिज्या गुणा करते हैं और ओमेगा सी को राइट हैंड साइड में त्रिज्या गुणा करते हैं। तो ओमेगा सी को राइट हैंड साइड में अगर हम जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में त्रिज्या गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ओमेगा सी 1 बाई ओमेगा सी हो जाएगा और आई जीरो क्या हो जाएगा, वी जीरो बाई आई हो जाएगा। तो मैंने इसको राइट हैंड साइड को फर्स्ट लिख लिया है और लेफ्ट हैंड साइड को बाद में लिख लिया। तो यहाँ पर आता है वी जीरो बाई आई जीरो इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमने यहाँ पर क्या किया,
हम आई जीरो को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वी जीरो को नीचे में लगाए और ओमेगा सी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर आई जीरो जब जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 बाई ओमेगा सी रहता है। तो वी जीरो बाई आई जीरो इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, यहाँ पर हो जाएगा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 4 की तुलना ओम के नियम से करते हैं। ओम का नियम क्या है, आर रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट होता है, आर वी बाई आई होता है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। यहाँ पर क्या है, वी जीरो बाई आई जीरो है, अर्थात ये क्या है, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है। और इसे क्या कहते हैं, परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर उपस्थित है, संधारित्र सी उपस्थित है, तो परिपथ की प्रतिबाधा एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी हो जाता है। ओमेगा क्या है, यहाँ पर कोणीय आवृत्ति है, और कोणीय आवृत्ति को हम जो है रेखीय आवृत्ति के रूप में ओमेगा इंटू 2 पाई इंटू रेखीय आवृत्ति हम लिख सकते हैं। देयरफॉर हमारा जो है परिपथ का प्रतिघात एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई न्यू इंटू सी हो जाता है। इस प्रकार हम जो है ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल जो है संधारित्र उपस्थित है उसकी जो है हम प्रभावी प्रतिरोध निकाल सकते हैं, और साथ में जो है फेजर आरेख और कला आरेख आराम से जो है ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए लास्ट हम जो है सिंगल हमारा जो है अभी तक हमने आपको जो है सिंगल बताया, सिंगल परिपथ बताया है जिसमें केवल जो है पहला परिपथ बताया जिसमें केवल प्रतिरोध है, दूसरा परिपथ बताया केवल धारिता है। अब एक और परिपथ देखते हैं जिसमें केवल जो है हमारा है कुंडली, प्रेरण कुंडली हो। जो है हम तृतीय प्रकार का जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ देखते हैं जिसमें जो है केवल एक प्रेरण कुंडली है। तो मैंने यहाँ पर एक जो है डायग्राम इसका बनाया है, एक जो है प्रेरण कुंडली एल के सिरों पर प्रत्यावर्ती धारा जो है लगा दिया है। यदि ये यहाँ पर जो है 2 सिरे हैं प्रत्यावर्ती प्रेरण कुंडली एल के, तो यहाँ पर जो है प्रत्यावर्ती जो है धारा लगा दिया है। मान लेते हैं किसी क्षण टी में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उपस्थित प्रेरण कुंडली के सिरों के मध्य लगाया गया वोल्टेज V हो, तो यदि हम जो है V लगाते हैं तो हम जानते हैं V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी होता है। हम इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। अब हम जानते हैं कि जब किसी प्रेरण कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा जो है प्रवाहित किया जाता है तो उस प्रेरण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित विद्युत वाहक का गुण होता है कि वह जो है जिस दिशा में जो धारा बह रहा है उसके विपरीत दिशा में बहता है। अतः क्या हो जाता है, जब प्रेरण कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो उसके विपरीत दिशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पर माइनस चिन्ह जो है यह हमें दर्शाता है कि इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो है इस लगाए गए वोल्टेज के विपरीत दिशा में होगा। अतः अगर विपरीत दिशा में होता है तो परिपथ में तात्क्षणिक वोल्टेज का मान जो है कुछ कम हो जाएगा। कितना कम होगा, V माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर होगा। अब हमारा क्या करते हैं, चूंकि परिपथ में ओमिक प्रतिरोध हमारा नगण्य है, क्योंकि हमने माना है कि परिपथ में केवल प्रेरकत्व है या प्रेरण कुंडली है, तो ओमिक प्रतिरोध हमारा जो है शून्य होता है, और ओमिक प्रतिरोध हमारा नगण्य है तो किरचॉफ के नियम से क्या हो जाता है, हमारा कुल विभवांतर का जो योगफल है, सदिश योग है, विभवांतर का या विद्युत वाहक बल का या वोल्टेज का जो है सदिश योग, यह हमारा जो है शून्य के बराबर होता है। यदि सदिश योग शून्य हो जाता है इसका मतलब V माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो V इज इक्वल टू, इसको एल डी आई बाई डी टी को हम जो है पक्षांतर कर देते हैं, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। डी आई बाई डी टी हो जाएगा, एल को हम क्रिया गुणा करके नीचे ले आते हैं तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू V बाई एल हो जाता है। अब जो है क्या है, हम जो है ये डी आई बाई डी टी है, क्योंकि हमको I का मान निकालना है तो डी टी को हम जो है क्या करते हैं, क्रिया गुणा करके ऊपर ले आते हैं। अब डी आई है, यहाँ पर डी आई से आई कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम 11वीं क्लास में जानते हैं डी आई से आई तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम इस समीकरण का समाकलन कर दें। तो यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। यहाँ पर समाकलन करते हैं, समाकलन V बाई एल डी टी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, V का मान समीकरण 1 से हम रख देते हैं, V इज इक्वल टू V जीरो साइन ओमेगा टी हो जाता है, तो V जीरो साइन ओमेगा टी है। अब पहले ही मैं बताया कि V जीरो हमारा जो वोल्टेज का शिखर मान है या कांस्टेंट राशि है, L जो है स्वप्रेरकत्व है कुंडली का, ये भी हमारा कांस्टेंट राशि है, तो V जीरो बाई एल को बाहर निकाल देते हैं, समाकलन साइन ओमेगा टी डी टी हो जाता है। अब जो है साइन ओमेगा टी का हमारा जो समाकलन होता है वो माइनस कास ओमेगा टी बाई ओमेगा होगा, क्योंकि हम जो केवल टी के सापेक्ष हम जो है समाकलन कर रहे हैं। अतः टी का जो गुणनफल है या गुणांक है ओमेगा वो जो है नीचे में आ जाता है।
तो माइनस कास ओमेगा टी बाई ओमेगा हो जाता है। हम इस ओमेगा को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा V0 बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू क्यों हुआ? क्योंकि माइनस कास ओमेगा टी को हमको साइन के पदों में रखना है। क्यों साइन के पदों में रखना है? क्योंकि समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हमको ये पता चले कि हमारा जो है कलांतर कितना है। तो हम जो है जानते हैं कि माइनस कास ओमेगा टी बराबर होता है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, अर्थात साइन थीटा में यदि हम साइन ओमेगा टी में पाई बाई टू घटा दें, मतलब साइन के जो कोण में पाई बाई टू घटा दें, तो माइनस कास ओमेगा टी हमारा जो है आ जाता है। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर V0 बाई ओमेगा एल इज इक्वल टू I0 हम जो है लिख सकते हैं, क्योंकि ये I0 क्या होता है, धारा का शिखर मान है। क्या है ये जो है, धारा का शिखर मान है, शिखर मान है। तो यदि हम जो है V0 बाई ओमेगा एल इज इक्वल टू I0 लिखें, तो I बराबर हमारा हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों की हम तुलना करते हैं, तो पाते हैं यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। माइनस पाई बाई टू मतलब धारा पाई बाई टू पीछे है, अतः समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि धारा I वोल्टेज V से पाई बाई टू पश्चगामी होगा, अर्थात पीछे चलने वाला होगा। अब इसका जो फेजर आरेख किस प्रकार से बनाएं, तो हम जो है यहाँ समीकरण 1 से क्या है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, अर्थात यह फलन जो है ओमेगा टी कोण लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो ओमेगा टी कोण लिए हुए जो है एक जो है आरेख खींचते हैं, जो यहाँ जो है वोल्टेज को दर्शाता है। यह वोल्टेज का शिखर मान है। यदि हम इसकी छाया जो है y अक्ष में डालें, तो यह हमारा जो है वोल्टेज का जो है तात्क्षणिक मान हो जाएगा। साथ ही जहाँ क्या है कि वोल्टेज से हमारा धारा पाई बाई टू पीछे है, तो पाई बाई टू हम जो है पीछे ले आते हैं इसको, तो हमको मिल जाएगा धारा का शिखर मान यहाँ पर। यहाँ से हम जो है इसको प्रक्षेप डाल देते हैं y अक्ष में, तो हमको यहाँ पर मिल जाता है धारा का जो है तात्क्षणिक मान मिल जाता है। इसी प्रकार जो है जब कला आरेख हम अगर दर्शाएंगे, तो कला आरेख में क्या आते हैं, सबसे पहले हम ये जो लिया है वोल्टेज, तो वोल्टेज को हम एक अक्ष के सापेक्ष ले लेते हैं, एवं एक अक्ष के सापेक्ष लेने पर क्या हो जाएगा, एक अक्ष में हम ले लेते हैं, एक अक्ष सापेक्ष, ये हमारा जो है V0 यहाँ पर यह वोल्टेज का शिखर मान हो गया। अब हमारा क्या करता है कि वोल्टेज से धारा पाई बाई टू पीछे है, पाई बाई टू पीछे सीधा नीचे जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हम जो है रेखा खींचते हैं, यहाँ पर I0 दर्शा सकते हैं। यहाँ पर इस आरेख से हमको पता चलता है क्लियरली कि यहाँ पर जो है वोल्टेज से धारा पाई बाई टू डिग्री पीछे है। अब यहाँ पर वापस हम जाते हैं धारा के शिखर मान में। धारा का शिखर मान क्या होता है, I0 इज इक्वल टू V0 बाई ओमेगा एल। तो हम क्या है, I0 बराबर V0 बाई ओमेगा एल है। I0 क्या करते हैं, त्रिज्या गुणा कर देंगे, ओमेगा एल को त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो ओमेगा एल त्रिज्या गुणा होकर इधर आ जाएगा, I0 को इधर आ जाएगा, तो V0 बाई I0 बराबर ओमेगा एल। ये देखो V0 बाई I0 बराबर ओमेगा एल हमारा आ गया। अब इस जो है V0 बाई I0 को ओम के नियम से तुलना करें, तो ओम का नियम जो है पहले ही मैं बता चुका हूँ, तो ओम के नियम R इज इक्वल टू V बाई I होता है। ये हमारा जो है ओम का नियम है। ओम के नियम से तुलना करते हैं, तो R क्या है, हमारा परिपथ का प्रतिरोध है। तो हम ओम के नियम से तुलना करें पर परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात XL क्यों आया, क्योंकि मैं पहले बताया यहाँ पर प्रेरण कुंडली है, और प्रेरण कुंडली वाले परिपथ का प्रतिघात हमारा XL होता है। XL इज इक्वल टू क्या है, V0 बाई I0 बराबर ओमेगा एल है, यहाँ पर भी ओमेगा एल आ जाएगा। अब फिर जो है चलते हैं कि मैंने पिछले परिपथ में बताया था, ओमेगा जो है हमारा क्या है, हमारा आवृत्ति है, वो एक कोणीय आवृत्ति है, जिसका मान 2 पाई न्यू होता है, जहाँ न्यू हमारा रेखीय आवृत्ति है। तो ओमेगा का मान रख देते हैं, तो XL इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल हो जाएगा, जहाँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू है। इस प्रकार हम जो है किसी ऐसे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें जो है केवल प्रेरण कुंडली हो, उस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। साथ ही जो है ये ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें जो है किस प्रकार से धारा वोल्टेज से पश्चगामी होगा। तो जो है चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हमारे पास दो जो है रखने के लिए, अभी क्या है, हमने आपको प्रत्यवर्ती धारा में ऐसे प्रत्यवर्ती धारा परिपथ बताए हैं जहाँ पर केवल सिंगल एलिमेंट्स हैं, अर्थात प्रतिरोध है या धारिता है या प्रेरण कुंडली है। अभी इसके बाद आएगा जो है
दो वाले जिसमें प्रतिरोध एवं धारिता हो, धारिता एवं प्रेरण कुंडली हो तथा प्रतिरोध एवं प्रेरण कुंडली हो, एवं एक परिपथ ऐसे आता है जिसमें तीनों होता है। तो हम जो है आगे की वीडियो में हम आपको ये सब डिटेल में आपको बताएंगे और बहुत जल्दी आपको हम जो है आगे की वीडियो देंगे। तो आशा है आज का वीडियो आप लोग को लिए जरूर हेल्पफुल हुआ होगा और आगे की वीडियो देखने के लिए यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तथा जो है यदि आपको जो है हमारे वीडियो में कुछ और जानना है, कुछ कहीं पर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दें। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।